और अपने चलबोले को बंद कर दीजिए, जो भी है उसको गला घोट। आप सभी को मेरा आदाब। मेरी पहली कविता का शीर्षक है आत्मा में कहीं। कई बार बहुत से असंभव संभव बनकर उतर आते हैं जीवन में अनायास, जिन्हें स्वीकारना वश में नहीं होता, फिर भी स्वीकृत हो जाते हैं चुपके से आत्मा में कहीं। दूसरी कविता का शीर्षक है अंधेरे का अर्थ। अंधेरा सिर्फ नीला या काला नहीं होता, यह मैंने रंगों को बरतने के बाद कुछ कुछ जाना। यह बात दीगर है, यदि हरे रंग की भरमार है तो अंधेरा हरापन लिए होगा, यदि पीले रंग की भरमार है तो अंधेरा पीलापन लिए होगा। वैसे हम यह कैसे ठीक ठीक तय कर सकते हैं कि हर अंधेरे का अर्थ काला होता है? अंधेरे का अर्थ लाल भी हो सकता है, जो हमारी देह की अंधेरी शिराओं में बहता है। बरतते हैं उसे जब हम उजाले में, तब सही सही पहचान पाते हैं। पर सही सही पहचान पाने के लिए अंधेरे में उतरना उतना ही जरूरी है जितना कि उजाले में बरतना। ये अगली कविता का शीर्षक है भीत। कभी डरी हुई चिड़िया था मेरा भीत, आज गाती हुई चिड़िया है। रानी चिड़िया भी होगा किसी दिन, उगते सूरज के साथ, पूर्ण चंद्र के साथ और ब्रह्मांड में व्याप्त सारे नमक के साथ। दुख चिड़िया तो खैर हमेशा से था मन, जन्मने के बाद पहली बार जब सुना था, जन्मने के बाद पहली बार जब सुना था चिड़िया का गान। बहेलिए के जाल में बझा दुख में भीग भीग कर पहुंचा था मुझ तक। कहते हैं पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। छप गया दुख उन्हीं आती जाती सांसों पर, जो जुड़ी मुड़ी रूंधी रुकी चली अनजान रातों में, अनजान समयों में। इस कविता का शीर्षक है चांद प्रेरणा। चांद प्रेरणा। जिस तरह समुद्र में आता है उछाल चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप के साथ, ठीक वैसे ही मन की सतह पर उतरता है जब कोई चांद। उसकी रोशनी में संवेदनाएं किस कदर हरी भरी हो जाती हैं कि जन्मने लगती हैं नए नए रूपों में। चांद मुक्ति बोध की कविता को पढ़ते हुए भी उतर सकता है, कभी स्वामीनाथन के रहस्यमयी खामोश चित्रों को जीते हुए भी, कभी कुमार गंधर्व के किसी आलाप की तान पर दिन को बरतते हुए भी, कभी स्वप्न में सिमोन दा बोवार की जीवनी को दोहराते हुए, तो कभी पगडंडियों पे चुपचाप अकेले चलते हुए। कभी रात के अंधेरे में स्त्रियों के लिए समय समाप्त हो जाने वाली सीमा के पार होते ही अदृश्य सायरन की गूंज से घबराकर घर की ओर लौटते हुए, कभी भीड़ भरी सड़क को भय की तरह महसूस करते हुए भी। और तब उन सारी ध्वनियों के अर्थ भी समझ में आने लगते हैं, जो चिड़िया की आवाज के संग वर्तुल घूम रही है पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक। उन सारे दृश्यों के अर्थ भी खुलने लगते हैं नए नए संदर्भों में, जो भीतर परत परत जमा दृश्यों को ठेल ठाल कर बना लेते हैं अपनी जगह, और दम साध कर बैठी दुश्चिंताओं के साथ हाथ मिलाते छेड़ देते हैं एक बहस अनुभव और कड़वी सच्चाइयों के बीच। इस कविता का शीर्षक है रात। खामोश पड़ी रात
कितनी हसीन हो तुम, कैसे जिंदा दफन किया जा सकता है। सांसों में उठते स्याह नीले गुलाब को सिखा ही देती हो तुम। तुम्हारे आते जाते अंधेरे में दिन की सलवटों की मिलावट, सितारों की टिमटिमाती रोशनी की मिलावट, पृथ्वी का बिंब बनते चांद की मिलावट, जिंदा रंगों में निषिद्ध स्वप्नों की मिलावट, समय में टंकित सत्य की स्थूल परिणति में संशय और समीकरण की मिलावट। कितनी मिलावटें हैं तुम में रात, पता ही नहीं चलता तुम्हारे मुनासिब होने गैर मुनासिब होने का। फिर भी अपनी सूक्ष्मता में कितना चकित करती हो तुम। अच्छा है कि खामोश ही रहती हो। इस कविता का शीर्षक है रंग नमक है। नमक की ही तरह रंग का भी कोई व्याकरण नहीं होता। कई कई युगों तक बरतने के बाद रंगों में उतरता है नमक। वही नमक जो अनामिका की कविताओं में है कि उन औरतों से पूछो कितना भारी पड़ता है उन्हें नमक जो उनके चेहरे पर है। वही नमक जो अस्थि मज्जा तक गला देता है। वही नमक जो कम या ज्यादा होने पर बिगाड़ देता है खाने का आस्वाद। वैसे तो ज्यादा मीठा ज्यादा नमक दोनों बिगाड़ देते हैं खाने का आस्वाद और जीवन का भी। इसी तरह सही सही मात्रा का ज्ञान होने के बावजूद भी जरा सी चूक जरा सी बेध्यानी बिगाड़ देती है कृति का सौंदर्य, कृति की संवेदनशीलता। नमक एक योग है, एक ध्यान है। रंग एक योग है, एक ध्यान है। जितना गहरे उतरो इनमें, जितना गहरे बढ़तो इनको, हमारे भीतर समाते चलते हैं। और तो और हमारी देह में न जाने कितना रंग और कितना नमक भरा है। चाहो तो अपने भीतर उतर कर सीख सकते हो इन्हें बरतने का सही सही फलसफा। ये अगली कविता है, इसका शीर्षक है विस्फोट। क्या विस्फोट अचानक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तैयार होती है एक अदृश्य जमीन उसके पीछे, पक पक कर लाल हो जाती है जब सदियों तक। सूरज चमकता रहता है जब आठों पहर, नसों में, आंखों में और आसमान में भी। तब होता है विस्फोट। ठीक इसी तरह उतरता है विस्फोट कैनवस की सबसे भीतरी सतह पर सूक्ष्म सघनतम रूपों में। विस्फोट का अर्थ यह नहीं कि गूंज जाए आवाज संपूर्ण ब्रह्मांड में। कुछ विस्फोट इतने चुप होते हैं कि कहीं कुछ बदलता नहीं, ना ही कुछ दिखाई देता, लेकिन शुरुआत हो चुकी होती है कहीं बहुत गहरे, बहुत भीतर। ये कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं मेरी। इस कविता का शीर्षक है प्रेम कविता। क्या है प्रेम कविता? किसी के एहसासों का लिखा जाना या अपने मन की अदृश्य कामनाओं का लिखा जाना। इसका शीर्षक है रंगरेज। रोज रंगती हूँ एक चांद रंगरेज बनकर, फिर तहाकर रख लेती हूँ, फिर तहाकर रख लेती हूँ देह में उलझी वक्राकार रेखाओं में। कोई कोलाज तो बने। इसका शीर्षक है बगैर। विषमता और अति से दूर सम पटरियों पर शब्द ढूंढना, अर्थ भी। बगैर अर्थ शब्द अधूरे हैं, जैसे बगैर प्रेम वियोग। इसका शीर्षक है प्रतीक्षा। कब से रुकी पड़ी थी प्रतीक्षा, बांध बनी भीतर। बरस गया बादल धुआंधार, तो बह जाना तय है। इसका शीर्षक है मुहावरे। कई बार युग बदलने के बाद मुहावरों के अर्थ बदल जाते हैं।
और शब्दों के भी। कई बार युग बदलने के बाद मुहावरों के अर्थ बदल जाते हैं और शब्दों के भी। कई मुहावरे जो हमेशा सच होते हैं एकाएक झूठ लगने लगते हैं। कितने बरस लगते होंगे मुहावरे और कथन बनने में, और कितने बरस में उनके अर्थ धुंधले हो जाते होंगे। ये मेरी अंतिम कविता है। ये आजकल के दौर को लेकर थोड़ा सा मैंने लिखा है कि यहाँ झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की कवायद चल रही है, तो इस तरह से कविता में आया। ये कविता में एक सवाल है। ये अनदेखा। इतिहास के तोड़े मरोड़े गए तथ्यों को अनदेखा भी तो नहीं किया जाता। इतिहास के तोड़े मरोड़े गए तथ्यों को अनदेखा भी तो नहीं किया जाता, जो कि केदारनाथ सिंह की कविताओं की तरह जमीन की तह तक नहीं पहुंच पाता। खुरच दिया जाता है जहां तहां से, या नई पौध लगा दी जाती है शीशम की बजाय बबूल की। महसूस करने पर भी किया जा सकता है, सिवाय निराश होने के, मन में सच्चा इतिहास कल्पित करने के। कई बार पीड़ा से भींच लेती हूँ अपनी मुट्ठियां और मन भी। क्या हम सचमुच विवश हैं? क्या चित्र कविता विवशता का नाम है, या किसी उम्मीद का नाम, या किसी सैलाब की शुरुआत, या किसी कोमल दुनिया की शुरुआत? मैं पूछना चाहती हूँ उन कालजयी रचनाकारों से जिनकी रचनाओं ने हमारे जीवन का, हमारे समय का एक अहम संवेदनशील स्वायत्त हिस्सा रचा है। धन्यवाद।